नमस्कार। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था हेलो एल्केनों के विरचन की विधियां, यानी हेलो एल्केनों के निर्माण की विधियां और हेलो एल्केनों के भौतिक गुण, आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण। हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण। देखो, हेलो एल्केनों के जो रासायनिक गुण है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण है उसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वह सबसे एक अच्छा और शानदार पॉइंट है, जिसको हमें रोमांटिक पॉइंट के रूप में लेना है। वह है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट आता है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही को दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपके पास में कोई रासायनिक रिएक्शन है, उसमें जो एक नाभिक स्नेही है उसको दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, जैसे आपको दे रखा है RX प्लस यहां पे दे रखा है NU। यदि ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं, यानी ये एल्किल हैलाइड है, यहां पे R एल्किल है, X हैलोजन है और ये न्यूक्लियोफिलिक है। यदि ये दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो परस्पर क्रिया करने के कारण नाभिक स्नेही में X का प्रतिस्थापन कौन करता है? NU करता है। तो X के स्थान पर कौन आ जाता है? NU आ जाता है। तो एक नाभिक स्नेही के द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापन कर दिया। और इसी को हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है? R NU प्लस X माइनस। इस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही को दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग, जो इसके मुख्य रूप से दो भाग है, उन दोनों भागों के बारे में हमें जानना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले यदि हम दोनों भागों की बात करें तो इसका फर्स्ट पार्ट आता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। और जो दूसरा आता है वह है द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। अब देखो, दो पार्ट है। एक तो है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, दूसरा है द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। बोर्ड पैटर्न में यहां से हर बार एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, चाहे तो इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाए, चाहे इनकी क्रियाविधि पूछ ली जाए और चाहे इनमें क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया जाए। लेकिन एक अणुक और द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है, इनसे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो इसको देखो कि सबसे पहले लेते हैं, 1 मिनट यहां पे देख लेना, NU और X है। ये क्या है? नाभिक स्नेही है। क्या है? नाभिक स्नेही है। और नाभिक स्नेही है और यहां पे X के रूप में आप ये देख लेना कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अब हम सबसे पहले लेते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन दोनों में विशेष तौर से आपको ध्यान यह देना है कि एक
अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका जो दूसरा नाम है वह है कि एक अणु के नाभिक स्नेही यानी सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं एन। नाभिक स्नेही का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और कैसी है एक, तो इसको बोलते हैं SN1। क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो एक अणु को हम SN1 रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। अब सबसे पहले यदि हम एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक ही अणु, अर्थात जो भी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में जो वेग होगा वह एक ही अणु अर्थात एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है, उसे एक अणु का नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक अणु के द्वारा जो उनका वेग प्रतिस्थापित होगा उसको क्या कहेंगे? एक अणु का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे आपको दे रखा है CH3 CH3 Br, ये यौगिक दे रखा है और इसकी क्रिया आपको करवानी है Nu के साथ। किसके साथ में करवानी है? Nu के साथ में। तो यहां पे अभिक्रिया करवाने पर देखो, यदि ये Br और ये Nu है, ये भी आपके पास नाभिक स्नेही की तरह है, ये भी किसकी तरह? नाभिक स्नेही की। अब यहां पे जो Br है वे किसके स्थान पे स्थानांतरित होता है? Nu के स्थान पे। और Nu किसके स्थान पे स्थानांतरित होता है? Br के स्थान पे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पे क्या था? CH3 Nu Br माइनस, ये एक अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया थी। अब एक अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है, उसमें विशेष तौर से ये ध्यान रखना है, उसमें जो वेग है, जो वेग कारक है वह एल्किल हैलाइड के रूप में, ये क्या है यहां पे Rx है कि नहीं है, इस Rx के द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यही कहते हैं जो वेग होता है, वेग समानुपाती Rx, वेग समानुपाती क्या होता है? Rx होता है। यह चीज जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, उसमें अच्छी तरह से समझेंगे कि जो वेग के रूप में है वेग समानुपाती Rx है। यदि हम इसको ऐसा लिखें कि वेग बराबर के Rx, के यहां पे एक समानुपातिक स्थिरांक होता है। क्या होता है? समानुपातिक स्थिरांक होता है। तो ये आपके पास में एक अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। अब एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया की यदि क्रियाविधि की बात करें, यदि हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, तो यह अभिक्रिया हमेशा दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में। और दो पदों में किस प्रकार से संपन्न होती है? एक तो जो अभिक्रिया होती है वह होती है धीमी गति की अभिक्रिया, और एक होती है तीव्र गति की अभिक्रिया। धीमी गति की अभिक्रिया और तीव्र गति की अभिक्रिया की यदि हम बात करें, भाई धीमी गति की अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, तो जो भी धीमी गति की अभिक्रिया होती है वह हमेशा कार्ब कैटायन का निर्माण करती है, और कार्ब कैटायन का निर्माण करती है, और कार्ब कैटायन की अभिक्रिया वापस पुनः होती है, तो वह हमेशा नाभिक स्नेही SN1 की मैकेनिज्म के रूप में दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन थी। अब इस रिएक्शन में आपको यह देखना है कि वेग समानुपाती Rx होता है, क्योंकि इसमें वेग कारक कितना होता है? एक इकाई होती है, और एक इकाई होने के कारण इसको लिखते हैं वेग बराबर के Rx। के क्या होता है? यहाँ पे समानुपातिक स्थिरांक होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, ये होता है समानुपातिक स्थिरांक। क्या होता है? समानुपातिक स्थिरांक होता है। वे क्या होता है? के होता है। इसको हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद में हम यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, देखो क्रियाविधि। यदि इसकी हम बात करें क्रियाविधि की, क्रियाविधि में क्या है कि जो आपके पास में अभिक्रिया है, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यह देखना है क्रियाविधि में सबसे पहला पद होगा, उसको हम बोलेंगे कि मैंने अभी यही कहा था कि दो पद होते हैं, एक तो होता है धीमा पद, एक क्या होता है? तीव्र पद। जो धीमा पद होता है उसको हम ये कह सकते हैं फर्स्ट को कि धीमा पद, या कह सकते हैं कार्ब कैटायन का निर्माण। धीमा पद या क्या कह सकते हैं उसको? कार्ब कैटायन का निर्माण। इसमें जो भी अभिक्रिया होगी धीमी गति से होगी, उसको हम कार्ब कैटायन के निर्माण की अभिक्रिया कह सकते हैं, या उसको हम धीमे पद की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है जो भी आपको यौगिक दे रखा है, इकाई दे रखी है, जैसे आपको ये इकाई दे रखी है इसमें
CH3 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 Br, ये RX है। अब इस RX की यदि हम बात करें कि R का मतलब तो क्या एल्किल है और X का मतलब क्या हेलोजन है, लेकिन ये कितने डिग्री पे है? 3 डिग्री एल्किल है। अब 3 डिग्री एल्किल की आपको अभिक्रिया करवानी है धीमे पद के रूप में। अब यहां पे जो भी आपकी अभिक्रिया की गति रहेगी वे कैसा पद रहेगा? धीमा पद रहेगा। कैसा पद रहेगा? धीमा पद। बिल्कुल ही स्लो स्पीड में इसकी अभिक्रिया करवानी है। यदि आप इसकी अभिक्रिया स्लो स्पीड में करवाओगे तो स्लो स्पीड में जब इसकी अभिक्रिया होगी तो इसका क्या हो जाएगा? कार्ब केटाइन। अब देखो यहां पे स्लो स्पीड की बात करते हैं कि RX 3 डिग्री है। यदि इसको आप ऐसे लिखते हो कि CH3 CH3 CH3, तो यहां पे आता है प्लस यहां पे क्या आता है? Br माइनस आता है। अब देखो यहां पे विशेष तौर से ध्यान देना, ये माइनस है Br, ये जो प्लस आएगा जहां पे प्लस है तो उसको तो क्या बोलेंगे? कार्ब केटाइन, और जहां पे यदि माइनस होता तो वहां पे क्या बोलते हैं इसको? कार्ब एनाइन। तो इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे? कार्ब केटाइन बोलेंगे, और कार्ब केटाइन के रूप में ये अपघटित होकर बाहर हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप जो इसका होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि यदि जो 2 नंबर पार्ट होता है धीमा पद या कार्ब केटाइन का निर्माण, अब आपको क्या लिखना? तीव्र पद। अब तीव्र पद में क्या है कि कार्ब केटाइन से क्रिया करवानी है नाभिक स्नेह की। कार्ब केटाइन से किसकी क्रिया करवानी है? नाभिक स्नेह की। जो कार्ब केटाइन है आपके पास में, कार्ब केटाइन क्या है? CH3 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 प्लस। अब ये कार्ब केटाइन था। अब नाभिक स्नेह के रूप में जो आपके पास में यौगिक है यहां पे क्या था? Br था। अब आपने चाहे यहां पे Br लिखो चाहे आप न्यूक्लियोफिलिक का यौगिक लिखो, आप इनमें से कोई सा भी एक यौगिक लिख सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कार्ब केटाइन की जो बात है उस कार्ब केटाइन के रूप में आप OH से भी इसकी अभिक्रिया करवा सकते हो, और OH के साथ में यदि आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो तो फास्ट रिएक्शन के रूप में ये क्रिया करती है। यदि आप ऐसा लिखोगे यहां पे कि OH के साथ में अभिक्रिया करो, यहां पे लिख देना फास्ट अभिक्रिया हो रही है, और फास्ट अभिक्रिया होकर यहां पे क्या बन जाएगा? CH3 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 OH, इसका भी निर्माण हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। आप Br के रूप में इस प्रकार से इसका अपघटन कर सकते हो, कार्ब केटाइन का निर्माण कर सकते हो, और आप इसकी तीव्र पद के रूप में OH के साथ में क्रिया भी करवा सकते हो। और फाइनली इसकी यदि हम रिएक्शन देखना चाहें तो आपने पहले भी बताई थी, और उसी रिएक्शन को हम जहां पे Br लिया था वहां पे OH के साथ में भी क्रिया करवा सकते हैं। चाहे वहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH कोई सा भी समूह जोड़ के इसके साथ में हम इसकी क्रिया संपन्न करवा सकते हैं। तो ये होती है अभिक्रिया। एक बार वापस ध्यान से देख लो कि एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि एक अणु के इसको हम किसके नाम से जानते हैं? SN1 अभिक्रिया के नाम से। सबसे पहले जो एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जो भी 3 डिग्री कार्बन होता है और उस 3 डिग्री कार्बन से यानी RX की प्रकृति में, RX की जो प्रवृत्ति है उसमें जो R है वह 3 डिग्री कार्बन के रूप में है X के रूप में, और यहां पे X के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH कोई सा भी समूह जुड़ा हुआ है तो वह कैसा समूह है? नाभिक स्नेह समूह। यदि इसके साथ में हम यदि किसकी क्रिया करवाते हैं तो क्रिया करवाने के साथ में आपके पास में कोई न्यूक्लियोफिलिक था और उस न्यूक्लियोफिलिक का क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन करता है। तो प्रतिस्थापन होने के कारण जो अभिक्रिया होगी वह नाभिक स्नेह अभिक्रिया होगी, और इसमें एक ही वेग कारक कितना होता है? एक ही कारक होता है। तो एक अणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, तो एक अणु के द्वारा प्रतिस्थापन होता है कैसे होगी? एक अणु हुई। अब इसमें आपने कहा क्रियाविधि में धीमा पद या कार्ब केटाइन का निर्माण, यह आपने यौगिक लिया, इस यौगिक की धीमी गति करवाई। धीमी गति करवाने से यहां से Br क्या हो गया? बाहर हो गया। इस पे किसका चिन्ह आ गया? प्लस का चिन्ह आ गया। प्लस का चिन्ह आने के कारण इसको क्या बोलेंगे? कार्ब केटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्ब केटाइन। और ये नाभिक स्नेह के रूप में बाहर हो जाएगा। अब यदि आप वापस दूसरा कौन सा पद लेते हो? तीव्र पद का निर्माण। तीव्र पद में क्या कहते हो? कार्ब केटाइन है, OH के साथ में क्रिया करेगी, और OH के साथ में क्रिया करवाने के कारण कैसा पद हुआ? फास्ट पद हुआ। तो फास्ट पद में ये अभिक्रिया होगी तो ये आपका यौगिक बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम SN1 अभिक्रिया की संज्ञा देते हैं। अब SN1 जो अभिक्रिया है, इस SN1 अभिक्रिया के बाद में हम देखते हैं अब जो भी SN1 अभिक्रिया है। अब देखो SN1 अभिक्रिया के कुछ और पॉइंट देखते हैं, इसके मुख्य रूप से गुण क्या क्या होते हैं, तो उन गुणों की हम बात करते हैं। देखना इधर कि SN1 अभिक्रिया किन किन गुणों पे काम करती हैं। सबसे पहले नंबर 2 बात कह सकते हैं
कि जो SN1 अभिक्रिया है वह हमेशा ध्रुवीय विलायकों में उपस्थित होती है, ध्रुवीय विलायकों में पाई जाती है। जितने भी आपके ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें SN1 अभिक्रिया उपस्थित होती है। दूसरी चीज हम यह कह सकते हैं कि जो SN1 अभिक्रिया है, यह SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों के बाद में इसमें हमेशा जो प्रतिपन की प्रक्रिया है वह वाल्डेन प्रतिपन के रूप में पाई जाती है और उसके द्वारा भी हम इसको निरूपित कर सकते हैं। नंबर 3 चीज है कि यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या तो इनमें अंतर पूछा जाएगा या इनमें यदि समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम पूछा जा सकता है। और क्रम में आपको यह ध्यान देना है, यदि आपके पास में 3 डिग्री एल्किल दे रखा है और यहां पे Cl है, वापस यहां पे 2 डिग्री एल्किल है और यहां पे Cl है, यहां पे 1 डिग्री एल्किल है, यहां पे Cl है और केवल क्या है, यहां पे Cl है, तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम हमेशा इस प्रकार की क्रियाशीलता रहेगी। तो कह सकते हैं आपको इस प्रकार की क्रियाशीलता का एक क्रम याद रखना है, उसको ऐसे रखना है 321, याद रखना है 321। SN1 अभिक्रिया में 321 क्रियाशीलता का क्रम याद रखना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के रूप में। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के रूप में जो क्रियाशीलता पाई जाती है उनका यह क्रम पाया जाता है। तो ये मुख्य बातें थी जो आपको इससे SN1 अभिक्रिया से ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे SN2 अभिक्रिया की, कि SN1 कंप्लीट हो गई, अब हम बात करते हैं SN2 की। इसमें विशेष तौर से आपको यह ध्यान रखना, SN1 यानी इसमें वेग निर्धारक पद कितना है, 1 है, और वेग निर्धारक पद 1 है तो वह SN1 है, और जिसमें वेग निर्धारक पद 2 होंगे वह कैसी होगी, SN2 होगी। तो चलो सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन है आपकी द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो द्विव का मतलब क्या हुआ, 2, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखते हैं, S, न्यूक्लियोफिलिक क्या लिखते हैं, N, कितने अणु हैं, 2, तो क्या लिख दिया, 2। इसको हम किसके नाम से जान सकते हैं, SN2 के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये होती है द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कि उसमें तो SN1 अभिक्रिया में तो वेग निर्धारक पद कितना था, 1 था, और इसमें वेग निर्धारक पद कितने हैं, 2। उसमें जो वेग निर्धारक पद था वह था एल्किल हैलाइड। यहां पे एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों प्रकार के यौगिक क्या होते हैं, पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जो SN1 रिएक्शन थी वह रिएक्शन 2 पदों में संपन्न होती थी, लेकिन यह रिएक्शन कितने पद में संपन्न होती है, 1 ही पद में संपन्न होती है। तो यह हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो SN2 अभिक्रिया होती है इसमें हमेशा 1 ही पद पाया जाता है, लेकिन इसमें वेग निर्धारक पद कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यह चीज हमें विशेष तौर से ध्यान देनी है। अब यदि हम द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें यह कह सकते हैं एक पद के रूप में, जैसे आपने लिखा CH3Br, इसकी क्रिया करवाई OH के साथ में, तो ध्यान से देखना CH3Br OH है, तो यहां पे जो अभिक्रिया होती है, अब देखो सोचने लायक बात है बेटा कि CH3 यदि यहां पे OH जुड़ता है तो यहां पे कार्बन पे कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, लेकिन कार्बन की क्षमता कितने लेने की है, 4 लेने की है। तो सीधा सा यदि ये इसके पास में आएगा, ये इसमें हमेशा पीठ पे अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है। यदि ये इसमें जैसे जैसे अटैक आएगा वैसे वैसे Br क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि इस प्रकार यदि यहां पे OH आता है तो इस प्रकार से Br यहां से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये यहां पे ध्रुवल बॉन्ड होते हैं कि जैसे जैसे इस पे OH जुड़ेगा, नाभिक स्नेही जुड़ेगा, वैसे Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। कैसी अवस्था बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। ये ध्यान रखना, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या होती है कि वह अवस्था जिसमें पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। कि कोई भी आपके पास में यौगिक दे रखा है जो उसमें पुराने बंध तो टूट रहे हैं
और नए बंध क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। उस अवस्था को हम किसके नाम से जानते हैं, संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं। और इसी को ही हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि CH3Br + OH है, तो यदि यहाँ पे Br जुड़ेगा, जुड़ने पर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 होते हैं, तो 5 तो ये ग्रहण नहीं कर सकता, तो जैसे जैसे OH जुड़ेगा वैसे वैसे Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और एक अवस्था का निर्माण करेगा। उस अवस्था को हम संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये चीज एक आपको पता होनी चाहिए SN2 रिएक्शन में। अब यदि हम SN2 के कुछ और पार्ट्स की बात करते हैं, SN2 किस प्रकार से संपन्न होती है, तो उनके बारे में देखें। SN2 जो रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन हमेशा एक ही पद में संपन्न होती है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन एक ही पद में संपन्न होती है। नंबर 2, SN2 रिएक्शन है वह अध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। किन में संपन्न होती है, अध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। नंबर 3 के जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें हमेशा रैसेमिक मिश्रण पाया जाता है। कैसा मिश्रण पाया जाता है, रैसेमिक मिश्रण पाया जाता है। रैसेमिक मिश्रण होता है कि जिसमें हमेशा गुणन की समता होती है, बंध होते हैं वे परिवर्तित होते रहते हैं और केवल बंधीय क्रम ही चेंज होता है, उस क्रम को क्या कहते हैं, रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। यदि हम किसी अध्यारोपित लेंस को लें और उसमें बंधों का बार बार घुमाव करें 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो बंधों का गुणन चेंज होता रहेगा, उस प्रकार के मिश्रण क्या कहेंगे, हम रैसेमिक मिश्रण कहेंगे। नंबर 4 है कि यदि समान हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो समान हेलोजन जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इस प्रकार की प्रकृति में है, तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है। वहां पे आपने क्या याद रखा था, 321 याद रखा था, तो यहां पे इसका उल्टा याद रख लेना, 123। क्या याद रख लेना, 123। 123 में क्या, पहले 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। तो सब इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता का क्रम पाया जाता है। अब SN1 और SN2 बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधा सा यही पूछा जाता है SN1 और SN2 में अंतर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि SN1 और SN2 की क्रियाविधि समझाइए। और थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इनकी क्रियाशीलता के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये 3 प्रकार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरह से, और प्रत्येक बिंदु को आराम से नोट में लिखना भी है और प्रत्येक चीज को समझना भी है। अब ये तो थी आपका SN1 और SN2 अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद में हम जो नई रिएक्शन है उनके बारे में हम बात करते हैं। जो नई रिएक्शन है उन नई रिएक्शनों में हमें यह देखना है कि जो भी आपके पास में रिएक्शन है उनमें सबसे पहले रिएक्शन हम बात करते हैं साइनाइड का निर्माण। किसका निर्माण करता है बेटा, साइनाइड का निर्माण। अब साइनाइड का आपको निर्माण करना है। यदि हम एल्किल हैलाइडों की क्रिया, जो भी आपके पास में एल्किल हैलाइड दे रखे हैं, उन एल्किल हैलाइडों की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ में करवाते हैं। जैसे आपने लिखा RCl एल्किल हैलाइड, इसको ऐसे लिख दो RX प्लस इसकी क्रिया करवाते हैं KCN के साथ में। यहां पे KCN के साथ में क्रिया कराओगे तो यहां से K और यहां से X, तो यहां पे क्या बना, RCN प्लस KX प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। यदि इसको हम ऐसे लिखें कि CH3Cl प्लस KCN, अभिक्रिया करवा के यहां से पोटेशियम ले लिया और यहां से क्या ले लिया, Cl ले लिया, इसको क्या लिख दिया CH3Cn प्लस KCl। आपने लिखा साइनाइड का निर्माण, तो ये मेथिल साइनाइड है कि नहीं है ना। तो यदि हम एल्किल हैलाइडों की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ में करवाते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। तो यह साइनाइड के निर्माण की अभिक्रिया हो जाती है कि एल्किल साइनाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब यह एल्किल साइनाइड था। अब एल्किल साइनाइड के बाद में जो आपका दूसरा यौगिक है जिसका हमें निर्माण करना है, वह यौगिक आता है हमेशा आइसोसाइनाइड का निर्माण। किसका निर्माण करना है, आइसोसाइनाइड का। तो देखो आइसोसाइनाइड का निर्माण। अब आइसोसाइनाइड के निर्माण में हमें यह देखना है कि जब हम एल्किल हैलाइडों की क्रिया यानी RX की क्रिया AgCN के साथ में करवाते हैं यानी सिल्वर साइनाइड के साथ में करवाते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। जैसे आपने लिखा
RX एल्किल हैलाइड प्लस इसकी क्रिया करवानी हमें AgCN के साथ में। यदि इनके साथ में करवाते हैं तो यहां से क्या प्राप्त होता है, AgX प्राप्त हो जाता है और यहां से क्या आता है RNC प्लस AgX प्राप्त होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। यदि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि CH3Cl प्लस AgCN, ये लिखा, यहां से क्या ले लिया Cl और यहां से क्या ले लिया Ag ले लिया, तो ये क्या हो गया CH3NC प्लस AgCl। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। कि जब हम एल्किल हैलाइडों की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ में करवाते हैं तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये चीज हमें पता है कि साइनाइड की हो गई, आइसोसाइनाइड हो गई। अब साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बाद में हम लेते हैं एल्किल नाइट्राइल का निर्माण। एल्किल नाइट्राइल का निर्माण, एल्किल नाइट्राइल का निर्माण। अब एल्किल नाइट्राइल के निर्माण की यदि हम बात करेंगे, एल्किल नाइट्राइल किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो हम यही कहेंगे जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया पोटेशियम नाइट्राइड के साथ में की जाती है, यानी KNO2 के साथ में करवाई जाती है, तो हमें एल्किल नाइट्राइल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्किल नाइट्राइल का निर्माण होता है। तो देखो आप लिखा RX प्लस KNO2, ये लिख दिया, तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, KX प्राप्त हो जाएगा। यहां पे क्या लिखोगे, RONO, इस रूप में लिखना है, प्लस यहां से क्या हो जाएगा KX। अब ऐसा इसीलिए लिखा जाता है कि यहां पे R है, O है, N है, डबल बॉन्ड किया जाता है O। अब ये डबल बॉन्ड आप यहां पे भी लगा सकते हो और यहां पे कौन सा बंध लगा सकते हो, उपसेचन बंध लगा सकते हो, और ये इस रूप में पाया जाता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एल्किल नाइट्राइल। अब यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया KNO2 के साथ में करवाई जाती है तो हमें एल्किल नाइट्राइल का निर्माण होता है। यह चीज हमें पता होनी चाहिए, एल्किल नाइट्राइल के निर्माण की रिएक्शन। अब एल्किल नाइट्राइल का जो निर्माण था उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रो एल्केन का निर्माण। किसका निर्माण करना है, नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नाइट्रो एल्केन का निर्माण, नाइट्रो एल्केन का निर्माण में है कि यदि हम एल्किल हैलाइडों की क्रिया AgNO2 के साथ में करवाते हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में करवाते हैं, तो हमें नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। जैसे आपने लिखा RX प्लस AgNO2, ये लिखा, तो यहां से क्या प्राप्त होता है, AgX प्राप्त होता है, और यहां पे क्या लिख सकते हो आप, RNO2 प्लस AgX लिख सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन। ये नाइट्रो समूह है और ये क्या है, एल्केन, तो इसको बोल देंगे नाइट्रो एल्केन का निर्माण। कि यदि हम एल्किल हैलाइडों की क्रिया AgNO2 के साथ में करवाते हैं तो हमें नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्किल नाइट्राइल, नाइट्रो एल्केन के निर्माण की विधियां थी। अब इसके बाद में यदि हम आगे देखते हैं तो देखते हैं एल्कोहल का निर्माण। देखो एल्कोहल के निर्माण की यदि हम बात करते हैं, एल्कोहल का निर्माण, यदि एल्किल हैलाइडों की क्रिया जलीय KOH के साथ में करवाई जाती है, एल्किल हैलाइडों की क्रिया जलीय KOH के साथ में करवाई जाती है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। यहां से आप X और यहां से K, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ROH प्लस KX। इसको क्या बोलेंगे, एल्किल एल्कोहल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यदि इसकी क्रिया करवाते हैं जैसे CH3Cl प्लस जलीय KOH, अभिक्रिया का चिन्ह यहां पे लिख दिया आपने KCl, तो यहां पे क्या जाएगा CH3OH प्लस KCl, तो ये मेथेनॉल हो जाएगा या नहीं हो गया। अब मेथेनॉल हुआ तो किसका निर्माण हुआ,
एल्कोहल का निर्माण हुआ कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ में करवाते हैं तो एल्किल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये थी एल्कोहल के निर्माण की क्रिया। अब हमें इसके बाद में जो अगली रिएक्शन है वह लेते हैं एमीन का निर्माण। किसका निर्माण लेते हैं? एमीन का निर्माण। अब एमीन के निर्माण की हमें रिएक्शन देखनी है। देखो एमीन का निर्माण। अब एमीन के निर्माण में क्या है? वही आपको सबसे पहले एल्किल हैलाइड लेना है और उन एल्किल हैलाइडों की जो क्रिया है वह एल्किल हैलाइडों की क्रिया किसके साथ में करवानी है? जो NH3 समूह होता है कि जैसे लिख दिया R, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, इसके चारों रूप लिखना है हमें। RX प्लस NH2 और यहां पे लिखा अपना X, इसके साथ में क्रिया करवाते हैं तो यहां से HX, तो यहां पे क्या आ गया? माइनस HX, यहां पे क्या बचा? RNHHR, क्योंकि सॉरी NH2 है ना, RNH2 रहेगा यहां पे सीधा से, इसको ऐसे लिख दो RNH। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। यदि इस 1 डिग्री की पुनः क्रिया हम किसके साथ में करवाते हैं कि यहां पे आपके पास में क्या था? RX था और RX की क्रिया किसके साथ में करवाई आपने? NH2 के साथ में करवाई। यदि इसकी क्रिया पुनः किसके साथ में करवाते हैं? RX के साथ में करवाते हैं। तो RX के साथ में करवाएंगे तो यहां से H और यहां से क्या हो जाएगा? X। माइनस क्या लिखोगे? HX। अब माइनस HX लिखा तो यहां पे क्या बचा? RN, ये H है और यहां पे क्या आ गया? R आ गया। तो ये कितनी डिग्री हुआ? 2 डिग्री। कितनी डिग्री हुआ? 2 डिग्री हो गया। अब यदि इस 2 डिग्री की क्रिया पुनः हम करवा देते हैं यहां पे कि 2 डिग्री आपको जो दे रखा है उसकी क्रिया पुनः किसके साथ में करवाते हैं? RX के साथ में करवाते हैं। पुनः RX के साथ में करवाते हैं तो यहां से H और यहां से X, माइनस क्या हो जाएगा? HX। तो यहां पे क्या प्राप्त हुआ? RN, R और R। इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। और 3 डिग्री है, 3 डिग्री की क्रिया पुनः हम करवाते हैं, वह करवाते हैं RX के साथ में। तो RX के साथ में यहां पे क्रिया करवाते हैं तो यहां पे देखो RX के साथ में क्रिया करवाएंगे तो सीधा सा है कि इसकी क्रिया होने पर यहां पे कोई माइनस यौगिक नहीं होगा, यहां पे चतुष्क लवण का निर्माण होगा। और चतुष्क लवण को कैसे लिखेंगे? R, R, R और R। ये इस प्रकार का यौगिक होगा, जिसमें संख्या ज्यादा होगी उसके ऊपर तुम किसका चिन्ह लगा देंगे? प्लस का, और यहां पे क्या लिख देंगे? X माइनस का। इसको क्या बोलेंगे? चतुष्क लवण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुष्क लवण बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ में करवाई जाती है तो HX माइनस हो जाता है। यहां पे क्या प्राप्त होता है? 1 डिग्री। वापिस आपने RX के साथ में करवाई, HX माइनस हो गया। यहां पे क्या प्राप्त हुआ? 2 डिग्री। वापिस RX के साथ में क्रिया करवाई, HX माइनस हो गया। यहां पे क्या प्राप्त होगा? 3 डिग्री। और RX के साथ में अभिक्रिया करवाने पर हमें चतुष्क लवण का निर्माण हो गया। चतुष्क लवण का निर्माण हो गया। तो यह है आपके रिएक्शन कंप्लीट। अब इस रिएक्शन के बाद में जो इसकी जो एक लास्ट रिएक्शन बचती है वह है एस्टर का निर्माण। किसका निर्माण करते हैं हम? एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण। अब एस्टर के निर्माण में क्या है कि जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ में करवाई जाती है, कि जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ में करवाई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। तो आपने लिखा RX प्लस RC डबल बॉन्ड, इसको ऐसे भी लिख दो ROC डबल बॉन्ड OAG। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। इसके साथ में यदि क्रिया करवाएंगे तो क्रिया करवाने के कारण यहां से जो यौगिक है वे तो क्या जाएगा? X और यहां से क्या जाएगा? AG। तो अब यहां पे क्या बचा कि ROC डबल बॉन्ड R प्लस AgX। इसको क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे। एस्टर का रूप हो गया RCOOR। ये किसके रूप में हो जाएगा? एस्टर के रूप में हो जाएगा। तो ये था एस्टर का निर्माण। और एस्टर के निर्माण में जो अब इनकी एक लास्ट रिएक्शन बचती है वह आती है ईथर का निर्माण। किसका निर्माण आता है? ईथर का निर्माण। अब ईथर के निर्माण में देखो लास्ट रिएक्शन उसको देख लेते हैं ईथर के निर्माण की।
ईथर का निर्माण, कि जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया Ag2O के साथ में करवाई जाती है तो हमें किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। जैसे RX प्लस Ag2O लिया आपने, अब आपको ईथर निर्माण करना। अब ध्यान देना, यहां पे Ag कितने? 2 हैं, यहां पे X कितना है? 1। तो ये दो अणु इसके एक के साथ में क्रिया कर नहीं सकते, जो इसके में बाह्यतम कोश में 1 है, इसमें कितना है? 1 है। तो ये दो अणु यहां पे, इसकी संख्या कितनी कर दी आपने? 2 अणु कर दी। अब 2 अणु करने के बाद यहां पे X कितने हुए? 2 हुए। यहां पे Ag कितने हैं? 2। तो यहां से 2 AgX आ गए। अब यहां पे क्या बचे? 2 R बचे। O कितना बचा? 1 बचा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? RO, R लिख सकते हैं, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? 2 AgX। तो 2 AgX है, ROR, इसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। यदि आप इसको ऐसे लिखो कि CH3Cl प्लस Ag2O इसके रूप में लिखते हैं, तो भी वही Ag यहां पे कितने? 2, Cl कितना है? 1। 2 अणु करने पड़ेंगे। यहां पे कितने लगाते हैं? 2 लगाते हैं। 2 लगाने के कारण यहां पे क्या होता है? Ag2 AgCl हो जाएगा। अब यहां पे CH3 मेथिल समूह कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब इनको आप क्या लिख सकते हो कि CH3OCH3 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे? 2 AgCl। तो ये क्या बना? यहां पे ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो ये हेलो एल्केनों के कुछ रासायनिक गुण थे। अब इस क्लास में हम इन्हीं हेलो एल्केनो रासायनिक गुणों को देखेंगे। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम विलोपन अभिक्रिया पर पढ़ेंगे। यहां तक आप एक बार अच्छी तरह से पूरे वीडियो को देखना। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो तो जरूर बताना। और ये जो जितने भी रासायनिक गुण हैं, इनको पढ़ने से पहले जो इसके पहले के वीडियो हैं उनको एक बार जरूर पढ़ना। वह पढ़ने के बाद में ये सारी चीजें आपको डिटेल वाइज समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।